Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 12 physics that is ray optics. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बेसिकली TIR है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कवर करेंगे। लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्रिटिकल एंगल को समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आओ इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग रे डायग्राम से, उसके बाद धीरे धीरे सबका डेफिनेशन भी लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बात करें यहाँ पर। समझना, ये है आपका इंटरफेस, ठीक है, ये है आपका इंटरफेस और ये है आपका वाटर एयर इंटरफेस, ठीक है। क्या मतलब है वाटर एयर इंटरफेस का? मतलब लाइट वाटर से एयर में जा रही है, ठीक है। और यहां पर जो वाटर है वो एज अ डेंसर मीडियम है और जो एयर है वो यहां पर रेयर मीडियम हो जाएगा, सही है। इस इंटरफेस पर आपने ये डाल दिया है नॉर्मल, ठीक है, ये आपने डाल दिया इस पर नॉर्मल, ठीक है। समझना, अब हम यहां पर इंसिडेंट लाइट डालने जा रहे हैं और ये कुछ हमारा हो गया इंसिडेंट रे, सही है, इंसिडेंट रे, ठीक है, जो कि समथिंग कुछ एंगल आई से इंसिडेंट किया है। एंगल आई इसका इंसिडेंट एंगल है और इस पर ये रे इंसिडेंट किया है इस वाटर एयर इंटरफेस पर, ठीक है। समझते हैं इंटरफेस का मतलब ना, दो मीडियम्स के बीच की बाउंड्री को कहते हैं, ओके। अब सोचो इस लाइट को इस मीडियम में सीधा निकल जाना चाहिए था, मतलब इस लाइट को, भाई लाइट हम लोग समझते हैं कि सीधा चलती है तो लाइट को सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मीडियम इसने चेंज किया हुआ है ना, तो लाइट क्या करेगी, और जो लाइट जा रही है वो रेयर मीडियम में जा रही है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी, ठीक है। और लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो मान लो लाइट कुछ ऐसे चली गई, सही है, ये इसका रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, कुछ मान लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हमने, ठीक है। इस इंसिडेंट रे को नंबर 1 रे में डालने वाली हूँ, ठीक है, और ये इसका रिफ्रैक्टेड रे है तो इसको भी नंबर 1 डाल देती हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट रे के लिए है ये। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर एक दूसरा इंसिडेंट रे डाला जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले से ज्यादा था, ठीक है, इसे इंटरफेस पर डालूंगी मैं और ये रहा मेरा दूसरा इंसिडेंट रे, सही है क्या, जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस दूसरे वाले इंसिडेंट पहले वाले इंसिडेंट एंगल से क्या है, ज्यादा है, और मैंने इसको आई डैश लिख लिया, चलेगा। इस वाले इंसिडेंट एंगल से ये वाला इंसिडेंट एंगल ज्यादा है और अब मैंने इसको यहां पर इंसिडेंट करा दिया है। ध्यान से इस बात को समझना कि जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है तो इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाओगे वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा होते चला जाएगा। इस बात को प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है, स्नेल्स लॉ से प्रूव हो जाएगा। ध्यान से सुनना, डेंसर टू रेयर जब लाइट जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका छोटा होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, सही है। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्नेल्स लॉ से देख लो, जैसे मान लो पहले वाले रे पर लगा लो इस बात को, तो क्या हो जाएगा आपका, इस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो म्यू डब्ल्यू साइन आई इक्वल टू म्यू ए साइन आर, यही लगेगा, सबको पता है। अब इस पूरे प्रोसेस में तुमने दो इंसिडेंट रे जब डाला तो तुम्हारा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो तुम चेंज नहीं कर रहे हो क्योंकि मीडियम ही नहीं चेंज हो रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज होगा नहीं। लेकिन तुमने जब आई से आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस किया तो तुम्हारा एंगल आई का वैल्यू इंक्रीज कर गया, और एंगल आई का वैल्यू इंक्रीज कर गया तो साइन आई का वैल्यू भी इंक्रीज कर गया, साइन आई का वैल्यू इंक्रीज कर गया और ये दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर है, और यहाँ पर ये वाला चीज कांस्टेंट है, मतलब इस पूरे वैल्यू को बढ़ाने के लिए इसी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, सही है। तो इस वैल्यू को जब बढ़ाया मतलब साइन आर को बढ़ाया, मतलब अल्टीमेटली एंगल आर को बढ़ा दिया, सही है। तो ध्यान से समझ लेना इस बात को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे बढ़ाओगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वैसे वैसे बढ़ता चला जाता है और लाइट डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, सही है, ओके, ठीक है। अब इस बात को सुन, जब मैंने दूसरा रे डाला, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका आई डैश ले लिया, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अब तो इस वाले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा ही होगा, है ना, और मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे था वो कुछ ऐसे चला गया, इस सरफेस पर देखो इस तरह से ग्रेज कर गया, इस सरफेस पर इमर्ज आउट हो गया, सही है। इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहते हैं, इस तरह के रिफ्रैक्शन को, ये रिफ्रैक्शन है और इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहा जाता है, सही है। और इसको मैं नंबर 2 डाल देती हूँ क्योंकि ये सेकंड वाले इंसिडेंट एंगल से
ये वाला रिफ्रैक्टेड रे निकला है, ठीक है। और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चूंकि मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश लिया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आर डैश लिख लेती हूँ, और ये आई थिंक पहले से ही कैलकुलेटेड है, दैट इज 90 डिग्री। समझ में आया? अब ध्यान से समझो एक बात और, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, सही है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आ जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। समझ गए बात को? इसको बुलाते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? चलो, और कंडीशन है, लाइट डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, लाइट डी टू आर जानी चाहिए, लाइट डॉक्टर बननी चाहिए। याद करने का तरीका है लाइट डी टू आर जानी चाहिए, सही है? चलो अब समझना जरा, मैं एंगल आई लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा आर आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू मैंने बढ़ा के आई डैश कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मेरा बढ़ गया और 90 डिग्री हो गया। उस केस में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कह लिया। अब मैं तीसरा यहाँ पर केस करूंगी और मेरा अब ये चीज जो है, जो हमारा मेन टॉपिक था वो कवर होगा। समझना, मैंने यहाँ पर तीसरी एक इंसिडेंट रे ले ली, और वो इंसिडेंट रे जो है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दोनों से ज्यादा होगा। सही है? क्या होगा? इन दोनों से, इससे और इस दोनों से ज्यादा, मतलब सेकंड वाले से भी ज्यादा होगा। और ये समथिंग कुछ देखो ये रह गया, आई डबल डैश। कोई दिक्कत? आई डबल डैश, सही है? सेम दिख रहा है? चलो इसको मैं थर्ड नंबर डाल देती हूँ। अभी तुमसे कहा मैंने कि अगर इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया जाए तो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या करता है? बढ़ता है। अब सोचो, एक बार रिफ्रैक्टेड रे ये रहा, दूसरी बार रिफ्रैक्टेड ये रहा, लाइट अभी ऐसे निकली, फिर उसके बाद ऐसे निकली। अब इस इंसिडेंट रे के लिए लाइट के पास क्या ऑप्शन है? वो तो नीचे हो जाएगी। नहीं भाई, नीचे ही हो सकती है ना, बिल्कुल। और अगर लाइट रे नीचे चली गई तो क्या लाइट रे, तुमको नहीं लगता कि उसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम में इंसिडेंट हुई थी? बिल्कुल। और ये रिफ्रैक्शन तो है ही नहीं, ये तो रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं, जब अगर लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल कर जाए। एग्जैक्टली। अगर तुमने इंसिडेंस एंगल को, ध्यान से सुनना, अगर तुमने इंसिडेंस एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा किया तो उस केस में वहां पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है, और तुम्हारा जो भी लाइट रे है वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है जिस मीडियम से वो आया था, मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंट हुआ था। समझ पा रहे हो क्या? और इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल वही बात भी है। सोचो, जो भी लाइट रे, जितनी भी लाइट रेज यहां पर गिराओगे, अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ठीक है, तो सारी की सारी लाइट रेज उसी मीडियम में क्या हो जाएंगी? वापस ट्रेवल कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, वो मीडियम को छोड़ करके बाहर नहीं जाने वाली है, ठीक है। और ये लाइट रेज कभी भी ऑब्जर्वर अगर आपके रेयर मीडियम में बैठा हुआ है उसको कभी नजर नहीं आएंगे। समझ आई? तो मैंने 3 कंडीशन बताया, ध्यान से सुनना, और कुछ चीजें और बताती हूँ, ऑब्जर्व करना है इसको, उसके बाद फिर क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आई किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रहा, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, ठीक है। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो उस केस में आपका रिफ्रैक्टेड रे जो है वो समथिंग कुछ आर वैल्यू बना है। और मजे की बात यह है कि रिफ्रैक्टेड रे ऑब्जर्वर को नजर आएगा अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में बैठा है। तो अगर ऑब्जर्वर को आपने रेयर मीडियम में प्लेस कर रखा है तो उसको ये चीज दिखेगा, सही है, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रेज नजर आएंगे। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, उस केस में आपका ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, उस केस में आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे आपका जो है वो कैसे होगा? सरफेस पर क्या कर जाएगा? इस तरह से इमर्ज आउट हो जाएगा, और इसको ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग इमर्जेंस भी कहा जाता है, इमर्जेंस, सही है क्या? और ये जो आपको रे है ना, ये रे आपको नहीं नजर आएगी अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में बैठा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ये रे दिख सकती है, अगर ऑब्जर्वर की जो, क्योंकि सोचो ऑब्जर्वर तो यहां बैठा है, लाइट रे यहां निकल रही है, कोई भी चीज विजिबल कब होता है? जब वो लाइट रेस ऑब्जर्वर की आंखों पे पड़े। तो अगर ऑब्जर्वर आकर के बिल्कुल इस मीडियम के, दोनों मीडियम के बीच में आके खड़ा हो जाए, ठीक है, और बिल्कुल इसका आई के सामने ये रेस जब जाके पड़ेंगी, तभी जाकर के पॉसिबल है कि इस रेस को देख पाएगा ये, वरना ये इसको कभी भी देख ही नहीं पाएगा।
समझ में आया? तो आमतौर पे जब आपका ऑब्जर्वर होता है वो रेयर मीडियम में बैठा रहता है तो उसको ये भी रे नजर नहीं आती है, सिर्फ यही वाली रे नजर आती है। समझ गए इस बात को? चलो तीसरा केस देखना। तीसरे केस में तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दिया है, और क्रिटिकल एंगल से बड़ा जब तुमने कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया है, बड़ा हो गया है। उस केस में ये रे तो आपके उसी मीडियम में क्या कर गई, रिफ्लेक्ट बैक कर गई, और ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगी। ठीक है, ये क्योंकि ऑब्जर्वर आपका कहाँ बैठा है, रेयर मीडियम में बैठा हुआ है। समझ में आ रहा है? चलो, और ये फेनोमेनन जो है ये आपको, इसी को हम लोग TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सही है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, करेंगे अभी हम लोग, लेकिन फिलहाल पहले आई थिंक ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक एक करके इनका डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग को किसका लिखना चाहिए, क्रिटिकल एंगल का लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लो, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बताना जरा इस डेफिनेशन में क्या लिखना चाहिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख लेती हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आपका यहां पर लाइट क्या हो, डेंसर टू रेयरर हो। अब ये बात समझ में भी आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपका क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी बड़ा होता है, और वो 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी आपका क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगा। अब सोच कर देखो कि अगर लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी तभी ये पॉसिबल है ना, वरना ये पॉसिबल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर रेयरर टू डेंसर होता है तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होने लगता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो ये केस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इस चीज को, क्रिटिकल एंगल को फॉर्म करने के लिए और TIR होने के लिए, ठीक है, आपका लाइट जो है वो D2R जाना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक, कंडीशन है ये, TIR का पेपर में पूछते हैं तो आंसर करना पड़ेगा। दो कंडीशन लिखना होता है, एक कंडीशन यही है कि लाइट डेंसर टू रेयरर जानी चाहिए, सही है, और दूसरा कंडीशन तुम भी समझ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी आपको TIR पॉसिबल है। पेपर में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम्स में। चलो समझ में आया? तो आपने क्या लिखा भाई डेफिनेशन में कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 degree, that angle of incidence is called critical angle। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, और आप इसको अपने पेपर में लिख सकते हैं अगर एग्जाम्स में आता है तो, बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। देखना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को ना बना देना। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, फिक्स है, 90 डिग्री होगा, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये रिफ्रैक्शन ही है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है कि क्या है, मैम समझ में नहीं आ रहा है, रिफ्रैक्टेड रे है ये। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे है ये, समझ में आया? चलो, तो क्रिटिकल एंगल इसको बोल लेंगे। ठीक है, इस क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट करना है भाई, मान लो कहीं पर हमको जरूरत पड़ रहा है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करें। आओ, स्नेल्स लॉ लगाने सबको आता है, आ जाओ लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। चलो बताना जरा, इस पर रिफ्रैक्टेड रहे तो स्नेल्स लॉ तो लगा ही सकते हो, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस चल रहा है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। सही है, चलो बताओ कैसे लगाया जाए। लाइट आपका इंसिडेंट कर रहा है किसमें, वाटर मीडियम में। ठीक है, तो क्या लिखना चाहिए, म्यू डब्ल्यू साइन, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह मैं सीधे थीटा सी लिख लेती हूँ, चलेगा ना, साइन थीटा सी इक्वल टू, ठीक है, म्यू ए हो जाएगा रेयर मीडियम का, और साइन 90 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगला स्टेप सॉल्व कर रही हूं मैं, म्यू डब्ल्यू को उधर भेज देते हैं क्योंकि साइन थीटा सी का वैल्यू चाहिए, थीटा सी का वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू ए, है ना, म्यू ए दैट इज ऑल्सो 1, इसको भी मैं लिख देती हूँ सीधे, ये 1 है। ठीक है, और ये म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर म्यू डब्ल्यू है, और मान लो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, म्यू डब्ल्यू के का जो वैल्यू है वो म्यू दिया गया है, तो ये बेसिकली म्यू हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब म्यू डब्ल्यू का वैल्यू म्यू है, म्यू ए का वैल्यू 1 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन में म्यू हो जाएगा, है ना,
तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू। सही है, ये आपका फॉर्मूला हो गया किस चीज का, क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, किसका फॉर्मूला हो गया, क्रिटिकल एंगल का। ठीक है, थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन में म्यू, है ना। और देखो इस बात को बहुत संभल करके याद रखना है कि ये जो 1 है, मान लो अगर ठीक है रेयर मीडियम एयर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऊपर 1 ही होगा, है ना। लेकिन एक्चुअली ये क्या लिखा होना चाहिए था, ये म्यू ए का वैल्यू है, मतलब ये म्यू आर था, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसी को। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। क्या हो सकता है भाई कि थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, है ना, म्यू आर अपॉन में म्यू डी। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ज्यादातर केस में एयर ही रहता है रेयर मीडियम यहाँ पे। ठीक है, डेंसर मीडियम कुछ भी रहे पर रेयर मीडियम के तौर पर ये लोग एयर ही देते हैं। लेकिन अगर नहीं रहा तो उस केस में ध्यान रखना है कि कैसे होगा फॉर्मूला, ऑपरेट करने आना चाहिए, उसका मेन सोर्स पता होना चाहिए। तो आप इसका फॉर्मूला किसी भी तरह के दो अलग अलग मीडियम्स के बीच में आप लगा सकते हैं। सही है, ऊपर में रेयर मीडियम होगा, नीचे में डेंसर मीडियम होगा। क्लियर है क्या, समझ में आया। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल की कहानी। ठीक है, अब यहीं पर टीआईआर का डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ तो गया ही है। तो आ जाओ, क्या होगा टीआईआर का डेफिनेशन, टीआईआर भी पूछ लेते हैं पेपर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो बताओ क्या लिखना चाहिए डेफिनेशन। when the light goes from, है ना, एक एक बात लिख रहे हैं कि भाई टीआईआर कब कंडीशन है, कब ये कंडीशन हो सकता है, जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाए। ठीक है, तो when the light goes from denser to rarer medium। सही है, rarer medium। ठीक है, it bends away from the normal, it bends away from the normal। सही है, it bends away from the normal, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, ये दूर भागेगी। if, इसी लाइन में लिखेंगे हम लोग, if angle of incidence in denser medium is greater than ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुक जाओ, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, किससे बड़ा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। दिख रहा है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखा हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन उस केस में लाइट रिफ्रैक्शन करना बंद कर देती है ना। देन इंस्टेड ऑफ सफरिंग refraction, light is totally reflected back in same denser medium। सही है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पूरी की पूरी हमने कंडीशन सारी लिख दी है इसके अंदर। ठीक है, कि जब लाइट रे आपका डेंसर टू रेयर मीडियम जा रहा है तो ये क्या करता है, नॉर्मल से दूर भागता है। अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि डेंसर मीडियम में है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो लाइट रिफ्रैक्शन करने के बजाय क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है उसी सेम डेंसर मीडियम में। एंड दिस फेनोमेनन, ठीक है, दिख रहा है ना ये वाला लाइन भी, दिस फेनोमेनन, यहाँ नहीं दिखेगा तुमको, रुक जाओ, कहाँ लिख दूं मैं, लगता है पूरा ही फोटो हटाना होगा। खैर हटा ही देते हैं, कर चुके होगे तुम इसको नोट। ठीक है, क्या लिख लेंगे, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड TIR। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, TIR कहते हैं। सही है क्या, चलो अब
पेपर में आपके बोर्ड के एग्जाम्स में कंडीशन ऑफ टीआईआर आता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, कंडीशन ऑफ टीआईआर यहीं पर देखो लिखा हुआ है। पहला कंडीशन है ये कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये फर्स्ट आपका कंडीशन हो गया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि डेंसर मीडियम में है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से। समझ में आ रहा है, ये आपका सेकंड कंडीशन है, ठीक है। अगर आपने डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन में सारी बात लिख दो, सिर्फ कंडीशन पूछा है तो ये दोनों पॉइंट उठा के लिख दो कि लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सही है क्या? तो ये आपका हो जाएगा कंडीशन ऑफ टीआईआर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो ये क्या है, कंडीशंस है, ठीक है। यही कंडीशन है, ये कंपलसरी है, ये नहीं होगा तो ये कंडीशंस नहीं रहेंगी तो उस केस में आपका टीआईआर पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो हमने टीआईआर को भी डेफिनेशन देख लिया है। अब इसके थोड़े बहुत एप्लीकेशंस देख लेते हैं एंड देन फिर इस पे क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग एक आधा, ठीक है। तो बात कर लें एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर की। आ जाओ, हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन जो हम लोग आज करने वाले हैं दैट इज रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, सही है। समझो, ये जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ग्लास का बना हुआ हमने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है हमने, सही है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसका जो दो एंगल है वो एक दूसरे से इक्वल है और जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री है, सही है क्या? अभी अगर दो एंगल आपस में इक्वल है और तीसरा एंगल 90 डिग्री है तो श्योरली ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तभी टोटल सारे एंगल का सम जो होगा ट्रायंगल के अंदर का 180 डिग्री हो पाएगा, है ना। 45 45 90 और 90 180। लिख देती हूँ इसको, क्या है ये, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये बना हुआ है क्राउन ग्लास का, ग्लास ही होता है एक तरह से, मान के चलो क्राउन ग्लास। अगर क्राउन ग्लास लिखा हो, ग्लास लिखा हो, एक ही बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है जो कि ग्लास का ही होता है। समझ में आ रहा है। बाहर तुम्हारा जो मीडियम है वो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइट हमने कुछ इस तरह से देखो डाला है, समझ में आ रहा है। पहला इंटरफेस है आपका, यहाँ पर देख लो, इसका नाम रख लेते हैं, नाम रख लो, क्या हो जाएगा, ABC। AB इंटरफेस पे लाइट गया तो लाइट के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो लाइट अनडेविएटेड अंदर की तरफ पास कर जाएगी और लाइट कुछ ऐसे जाकर के गिरेगी। समझ में आ रहा है, इस इंटरफेस पर, BC इंटरफेस पर, ठीक है। अब वैसे लाइट को गिराया ही कुछ ऐसे जाता है कि 45 डिग्री यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बने BC इंटरफेस के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर कैलकुलेट भी कर सकते हो, देखना जरा इस चीज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये नॉर्मल है इस BC इंटरफेस का, ठीक है। अब समझो, ये लाइन जो है ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन क्या है, पैरेलल है इस लाइन के साथ, और ये यहाँ पर ट्रांसवर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री हो गया, और चूंकि ये नॉर्मल है तो ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, और अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो श्योरली दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है क्या? तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना है, 45 डिग्री है। किस पर, BC इंटरफेस पर, सही है। अब लाइट को यहां से सीधा बाहर निकलना है, कायदे से निकलना तो चाहिए, पर पता नहीं लाइट निकलेगी नहीं निकलेगी, पता कर लेते हैं। कैसे मालूम करेंगे, चेक करते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है या छोटा है या बड़ा है, मालूम कर सकते हैं। आओ, तो इस इंटरफेस पे नहीं, इस BC इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, करें, आ जाओ करते हैं। अप्लाई स्नेल्स लॉ ऑन BC इंटरफेस, ठीक है। चलो बताना जरा, लाइट यहां से यहां जाना चाहती है तो लाइट डेंसर से रेयर ही जाना चाहती है, देख लो 3/2 1.5 और ये 1 है, ठीक है। तो बताना जरा, म्यू जी साइन
ये 45 डिग्री भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जाननी होगी, तभी बता सकूंगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, छोटा है या बड़ा है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो साइन थीटा सी, ठीक है, इज इक्वल टू, और क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए लाइट डेंसर टू रेयर जाना चाहिए, तो वही हो रहा है म्यू ए, और क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है? 90 डिग्री, पहले से मालूम होता है। चलो, तो साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? म्यू ए का वैल्यू 1, म्यू जी का वैल्यू 3/2, साइन 91 होता है। तो थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? साइन इनवर्स 2/3, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली 42 डिग्री। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल इस क्राउन ग्लास का जो प्रिज्म बना हुआ है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, इस प्रिज्म के लिए आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। तो तुम बताओ, मैं कह सकती हूँ क्या कि मेरा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, और जब भी कंडीशन ऐसा होगा तो लाइट क्या करेगी? TIR शो करेगी। तो आ जाओ, लाइट को TIR करा दो। लाइट बाहर नहीं जाएगी, इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। और तुमको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। तो ये लाइट जो है कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट की है, और इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो स्टिल 45 डिग्री है। सही है? ऐसा कोई भी भ्रम नहीं रखेगा कि मैम यहाँ पर वो रिफ्लेक्शन वाला रूल लगेगा। बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो रिफ्लेक्शन का ही रूल लगाएंगे। 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। समझ में आया? तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और फिर यही लाइट अगर जाकर के सामने से इस AC इंटरफेस पर गिरेगी तो फिर से इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो ये अनडेविएटेड बाहर निकल जाएगी। समझ गए बात को? क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर TIR होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपको जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कह रही हूँ, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू किसके लिए? प्रिज्म के लिए, ठीक है, और दूसरा इसका TIR कैसे होता है वो आपको दिखा दिया। सही है? चलो, दूसरे एप्लीकेशन की बात करते हैं, और दूसरा एप्लीकेशन काफी इंटरेस्टिंग है, सुनना, इसको हटा रही हूं मैं। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है ऑप्टिकल फाइबर का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। सब लोग जियो फाइबर का नाम सुने हुए हैं, बिल्कुल सुने होंगे। इस वक्त बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे जियो फाइबर यूज करके। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है एक्चुअली, जियो फाइबर जो है वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर ही है। ठीक है, और उसमें भी TIR फेनोमेनन जो है वो एक्चुअली वहां पर भी होता है, उसी के एप्लीकेशन पर वो भी काम करता है। और आपने सुना होगा कि जो फाइबर्स, जो जियो फाइबर है उसका जो कनेक्शन होता है इंटरनेट का काफी फास्ट कर देता है, या एयरटेल का जो फाइबर है वो काफी कनेक्शन को फास्ट कर देता है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर ही है। और देखो कैसे कनेक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है, कैसे उसकी इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, इस चीज को समझना है। देखना, ऑप्टिकल फाइबर एक इस तरह से ट्यूब है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है ये देखो ऐसा ट्यूब हमने बना लिया, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है ना, जिसका बाहरी मटेरियल जो है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, जिसका ये सरफेस है ये कुछ डिफरेंट तरह के मटेरियल से बना हुआ है। बाहरी मटेरियल मतलब सरफेस वाला मटेरियल, ठीक है, यहां पर भी इस तरह से कर लो। समझ में आ रहा है? और इस सरफेस को, ये सरफेस वाला मटेरियल है, इसको हम लोग क्लैड कह रहे हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग क्लैड कह रहे हैं। ठीक है, जबकि जो ये अंदर वाला है लेयर, ये डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, डिफरेंट तरह के मटेरियल से बना हुआ है, इसको कोर बुलाते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखना, लाइट को कुछ इस तरीके से यहां पर इंसिडेंट करा दिया गया, समझ रहे हो? देख लेना, और ये है तुम्हारा इस सरफेस का मान लो नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर रखते हैं ना, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्रिटिकल एंगल इसका इस ट्यूब के लिए होगा, इस मटेरियल के हिसाब से निकाल सकते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये कोर और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, तो आप निकाल लोगे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू स्नेल्स लॉ लगा करके।
और ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जब निकल जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करना है आपको, उससे बड़ा ले लेना है, जिससे क्या होगा, ये लाइट कभी भी इस मीडियम को छोड़ के निकल ही नहीं पाएगा और ये लाइट इसी मीडियम, इसी ट्यूब के भीतर क्या करने लगेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। सही है। फिर यहाँ आएगा, फिर से देखो इस तरह से ही सेम वही चीज नॉर्मल, है ना। फिर ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है देखो इसी के बराबर होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही होगा, ठीक है, और इसके ही इक्वल ये एंगल होगा, तो ये फिर से क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। तो फिर से ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर TIR शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से लाइट रे इसी ट्यूब के अंदर क्या करती रहेगी, मूव करती हुई आगे बढ़ जाएगी। और समझना इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी कैसे हम लोग समझते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स, अगर सोचो कि लाइट यहाँ से बाहर जा ही नहीं रही है तो नंबर ऑफ फोटोन्स तो घट ही नहीं रहे हैं इसके, जितना फोटोन्स यहाँ टकराया उतना ही फोटोन्स यहाँ टकराया, उतना ही फोटोन्स यहाँ टकराया, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन्स अगर डिक्रीज नहीं कर रही है तो इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं कर रही है, तो जितना इंटेंसिटी के साथ मैंने लाइट को डाला था उतने ही इंटेंसिटी का यहाँ पर हमको सिग्नल मिल जाएगा, मतलब लाइट मिल जाएगी। समझ पा रहे हो बात को। अब ये आइडियल केस है, समझते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि भाई ये हम लोग समझ जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स कम नहीं होंगी, बट समझ के देखो जो आपका यहाँ पर फिर भी जो इंटेंसिटी का जो डिक्रीमेंट है वो बहुत 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 कम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है ऑलमोस्ट। समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन का जो रेट है, जो अमाउंट है, वो बहुत 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 कम होता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से लाइट आपके अंदर में ही TIR करती हुई निकल जाती है। एक और चीज मुझे बताना जरा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा कोर का और क्लैड का, अगर इसमें कंपैरिजन करना हो तो बताना जरा, लाइट यहां से इस वाले सरफेस पर जा रही है तो मतलब पक्का ये जो होगा वो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, और ये होगा रेयर मीडियम। तो जो क्लैड है, ये क्लैड देखना, ये जो है, ये जो चीज है, ये क्लैड जो है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, बड़े सारे काम में आता है। एक तो अभी आपने देखा कि भाई इंटरनेट का सिग्नल भेजना है तो उसमें आप इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि इससे विजुअल एग्जामिनेशंस भी किया जाता है, मतलब अगर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर हमको देखना है उस ऑर्गन को, तो हम लोग विजुअल एग्जामिनेशंस के लिए इस तरह के ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो, ऑप्टिकल सिग्नल्स हो, है ना, यहाँ लिख देती हूँ मैं इस बात को, टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल सिग्नल्स, है ना, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स को भेजने में काम आता है। और क्या करते हैं भाई, इससे यूज इन विजुअल एग्जामिनेशंस, यूज्ड इन विजुअल एग्जामिनेशंस, कहां पर, विजुअल एग्जामिनेशंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को अगर आपको देखना है ना, तो ये प्रॉपर जितना लाइट आप भेजोगे उतना लाइट अंदर जाएगा और जाकर के आप प्रॉपर उस ऑर्गन को देख पाओगे, है ना। तो आपको क्लियरली आपको विजिबल होगा अंदर का जो भी कुछ देखना है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअल एग्जामिनेशंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। सही है क्या, ये आपका दूसरा एप्लीकेशन था TIR का, ठीक है। आ जाओ तीसरा हम लोग करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जियो फाइबर और एयरटेल का जो फाइबर है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, सेम टू सेम यही एप्लीकेशन वो लोग भी यूज करते हैं। देखो नाम सुना है तुमने लूमिंग का, कोल्ड रीजन्स में होती हैं, ठीक है, और डेजर्ट में, हॉट डेजर्ट्स के अंदर मिराज देखने को मिलता है। आओ लिख देते हैं इसको। थर्ड एप्लीकेशन है लूमिंग इन कोल्ड रीजन्स, ठीक है, एंड मिराज इन डेजर्ट, ठीक है। देखो लूमिंग कैसे होता है भाई, एक्चुअली ये मान लीजिए कि आपका वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। अब इस पानी के अंदर जहाज चल रहा है, शिप जो है वो यहाँ पर चल रहा है इस तरह से, ये शिप है, समझ में आ रहा है, ये शिप है, ठीक है। और ये शिप जो है, ये ऑब्जर्वर जो ये पानी जो ये वाटर है उसके नजदीक में जो खड़ा है यहाँ पर उसके बीच पर, ठीक है,
तो उसको ये जो शिप है वो हवा में फ्लोट करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब चूंकि उसको अगर फिजिक्स पता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अगर नहीं पता है तो डर जाएगा बंदा, ठीक है, प्रोबेबली हो सकता है डर भी जाए। तो कैसे उसको एक्चुअली ये फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है हवा में, इस बात को समझो। देखना, क्योंकि ये कोल्ड रीजन में होता है प्रोसेस लूमिंग का, तो कोल्ड रीजन में पानी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ठंडा है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है। और इसके जस्ट ऊपर का जो एयर होगा वो भी कैसा होगा, कोल्ड एयर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे तुम हाइट ऊपर जाओगे वैसे वैसे एयर जो है वो गर्म होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है, एयर क्या होगा, गर्म होता चला जाएगा। तो यहां पर एक्चुअली इस तरह से लेयर बन जाएगा कुछ। सबसे नीचे सबसे कोल्ड एयर होगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा हॉट एयर होगा, उसके ऊपर और हॉट एयर होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे पूरा का पूरा एक लेयर आपको यहां पर दिखेगा। अब समझो, दिखेगा मतलब तुमको विजुलाइज नहीं कर सकते हो, तुम इसको देख नहीं सकते हो, पर यहाँ पर इस फेनोमेनन के अंदर ये चीज दिख रहा है, ठीक है, जो मैं समझा रही हूँ यहाँ पर पिन बोर्ड के ऊपर। अब समझो, ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, ठीक है, ऐसे निकला लाइट। और देखो जो आपका ये कोल्ड एयर है इसका और इस हॉट एयर का जो दोनों एयर ही है, लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आ जाएंगे। अगर तुमको पीछे का याद होगा तो मैंने पीछे बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। तो जो कोल्ड एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिटिल बिट बढ़ जाने के चलते ये डेंसर मीडियम की तरह एक्ट करने लगता है। समझ में आ रहा है, जबकि वहीं पर जो ये हॉट एयर है ये रेयर मीडियम की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो सोचो जरा, ऐसे अगर कोल्ड एयर से थोड़ा हॉट, फिर और हॉट, फिर और हॉट, जैसे जैसे ये एयर का लेयर बनता चला जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है कि डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखना, लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट की। अब लाइट के लिए इस मीडियम और इस मीडियम में फर्क है, हमको लगता है कि दोनों एयर है, लेकिन लाइट के लिए यहाँ का जो मीडियम है वो डेंसर ज्यादा है और यहाँ का रेयरर है। तो लाइट जब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो लाइट सीधा ना जा करके कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी, सही है क्या। और तुम ध्यान से देख सकते हो लाइट यहाँ पर जब रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छा बना लो, लाइट कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट कर जाएगी, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना जरा, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो पहले से बढ़ जाएगा कि नहीं। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पहले से बढ़ जाएगा, सही है, नॉर्मल से और दूर हो गई है लाइट। समझ में आ रहा है। और हो सकता है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस माइट बी पॉसिबल कि ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए, नहीं। और अगर क्रिटिकल एंगल से ये ज्यादा एंगल हो गया तो उस केस में लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये ऑब्जर्वर मान लो कहीं ये आपका जो है किनारा है यहाँ कहीं खड़ा है, ठीक है, या नीचे भी है तो वहां तक पहुंचेगी लाइट। समझ में आ रहा है। उस केस में इस ऑब्जर्वर को क्या समझ में आएगा, क्योंकि भाई हम लोग तो यही समझते हैं कि लाइट सीधा जहां पीछे से आ रही है वहीं पर हम ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं, तो हम इस लाइट को क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, और ये बंदे को ये शिप जो है वो कुछ यहाँ पे नजर आएगा। समझ में आ रहा है, जो कि उसको लगेगा कि क्या हो रहा है, शिप एयर में फ्लोट हो रहा है, एयर में तैर रहा है। समझ में आ रहा है, जो कि एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। समझ में आया, उसको लूमिंग कहते हैं, कोल्ड रीजन में देखने को मिलता है, ऐसे ही डेजर्ट में मिराज होता है, ठीक है। चलो ये इसका तीसरा एप्लीकेशन था। चौथा एप्लीकेशन जो है देखो यहीं पर लिख देते हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। डायमंड का जो चमकने का जो प्रोसेस होता है वो भी TIR की वजह से ही होता है, ठीक है। डायमंड को कुछ इस तरह से कट किया जाता है कि उसके सरफेसेस पर कि लाइट जो है उसमें जब घुसती है अंदर तो उसके बाद अंदर में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करती हैं, मतलब TIR होता है उनमें, और उसकी वजह से उसमें शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो है शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स, ठीक है, एयर बबल्स का शाइन करना भी TIR की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। एयर बबल शाइन करती हैं तो वो भी TIR ही शो करती हैं, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेनन की वजह से ही होता है। तो ये सब कुछ इसके एप्लीकेशंस हो गए जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिए है, सही है। अब आ जाओ कुछ फ्यू क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करें इसको। चल सबसे पहले सवाल को समझते हैं, देखना जरा सवाल क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर वाटर है और ये ऊपर में एयर है, मतलब ये बाउंड्री है जिसके ऊपर आपका वाटर हो गया और ऊपर वाटर नहीं, ऊपर एयर हो गया और नीचे वाटर हो गया, ठीक है। एच डेप्थ नीचे एक आइसोट्रोपिक सोर्स पड़ा हुआ। आइसोट्रोपिक सोर्स का मतलब होता है एक ऐसा सोर्स जिससे लाइट चारों तरफ फैल जाए, ठीक है, एक बराबर लाइट चारों तरफ फैलती हो।
इस तरह का आइसोट्रोपिक सोर्स रखा है, मतलब बल्ब बल्ब होगा, और इस वाटर सरफेस के ऊपर एक ओपेक डिस्क फ्लोट कर रहा है। ओपेक का मतलब होता है जो आर पार ना कर सके, किसी चीज को आर पार आप नहीं देख पा रहे हैं किसी चीज के थ्रू, तो वो ओपेक आपका सरफेस होता है, ठीक है। और डिस्क मतलब प्लेट जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ओपेक डिस्क फ्लोट कर रहा है, और वो कुछ ऐसे है, साइज उसका कुछ इस तरह का उसका फ्लोट वहां पे कर रहा है वो, कि उसकी वजह से ये बल्ब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो सवाल पूछ रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए इस डिस्क का मिनिमम रेडियस कितना रखा जाए, मिनिमम रेडियस कितना हो कि ये बल्ब नजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सोच कर देखो कि इस डिस्क को जब यहाँ पर फ्लोट कराया गया, मतलब यहाँ पे डिस्क को जब रख दिया गया, तो इस आइसोट्रोपिक सोर्स से निकलने वाली लाइट, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल रेज निकली होंगी, जो रे यहां पर पहुंच रही होगी, देखना, जो रे यहां पर पहुंच रही होगी, बिल्कुल इस रेडियस के, जो भी ये डिस्क है उसके बिल्कुल इस कॉर्नर पर पहुंच रही होगी जो लाइट रे, ठीक है, वो लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, है ना। और जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो इस बाउंड्री पर क्या करेगा, इमर्ज आउट हो जाएगा, और यहां पर बैठा है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर को ये रे नजर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? और इसके बाद जितनी रेज यहां पर इंसिडेंट करेंगी उन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो वो सब की सब TIR कर जाएंगी, तो डेफिनेटली नहीं नजर आएगा। और इसके पहले जितनी रे इंसिडेंट की होंगी उन सब का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम रहा होगा, तो वो रिफ्रैक्ट करने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, करेंगी ही रिफ्रैक्ट, बाहर निकल सकती हैं, और बाहर निकल सकती हैं तो ऑब्जर्वर को नजर आएंगी, तो हमने यहाँ पर डिस्क को डाल दिया जिसकी वजह से वो लाइट रे क्या हो जाएंगी, बाहर निकल नहीं पाएंगी, उसको पार नहीं कर पाएंगी। समझ में आ रहा है? विजिबल नहीं हो पाएंगे ऑब्जर्वर को। क्लियर है? तो कम से कम कितना बड़ा यहाँ पर डिस्क डाला जाए कि इस पॉइंट तक आ जाए वो, जहां पर लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है। बात समझ में आया? सवाल क्या पूछा है? कम से कम, क्योंकि इससे बड़ा रहेगा तो इससे बड़ा रहने का कोई, समझ में आ रहा है ना, अगर इससे बड़ा डिस्क डालते हो तो यहां तक तो जब पहुंचेगा तो खुद ही इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या हो चुका है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, तो उसके साथ लाइट अंदर चली ही जाएंगी, तो वो तो सब ढक ही लेगा। हमको कम से कम डिस्क इतने साइज का रखना होगा, अगर इससे छोटा रख दिया तो जो रे यहां पर पड़ेगा वो बाहर निकल जाएगा और नजर आ जाएगा इसको, है ना। तो कम से कम इस डिस्क का रेडियस कितना रखा जाए कि ये बल्ब छुप जाए अंदर में। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है, समझो। करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो जरा, ये अगर एंगल क्रिटिकल एंगल है, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है, एक एच दिया है, एक वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, आर आपको निकालना है, आर मिनिमम कैलकुलेट करना है, तो दो ही चीज है, एच और म्यू क्वेश्चन में गिवन है। थीटा सी मैंने माना है खुद से, तो आंसर भी एच और म्यू के टर्म्स में ही आना चाहिए। हमेशा आंसर क्वेश्चन के गिवन टर्म्स में आता है, तुम्हारे माने हुए टर्म्स में नहीं आता है, तुम जिसको अज्यूम किए उसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आंसर निकालने का एक तरीका भी है, कि अगर आपका आंसर आपके अज्यूम्ड टर्म्स में आ रहा है तो आंसर सही नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो करें सोल्यूशन। तो सबसे पहले मुझे एक चीज दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं बताना जरा। ये क्रिटिकल एंगल है अगर, और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये भी क्रिटिकल एंगल ही हो जाएगा, थीटा सी के बराबर हो जाएगा एंगल, सही है। अब मैं इस ट्रायंगल को बाहर यहां निकाल लेती हूँ, देखना जरा, मुझे ये ट्रायंगल कुछ अब ऐसे बाहर निकालने के बाद विजिबल है, नजर आ रहा है, जिसमें ये वैल्यू आर है, ये वैल्यू एच है और ये थीटा सी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसका tan थीटा निकालना चाहूं, tan थीटा सी, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है, तो आर अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। और मुझे आर की वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू आ गया एच tan थीटा सी, सही है, एच tan थीटा सी, ठीक है। अब लग तो रहा था कि आंसर आ गया, लेकिन फिर देखो ध्यान से, मैंने अभी कहा कि तुम्हारे माने हुए टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता, और थीटा सी मेरा माना हुआ टर्म है, हमने अज्यूम करा है, एच बिल्कुल बिल्कुल गिवन है, लेकिन ये नहीं है हमारा गिवन टर्म, ठीक है। तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करें भाई, tan थीटा सी कैसे निकाले, तो हम क्या कर लेते हैं, इस वाले में क्रिटिकल एंगल, जरा सा जो फॉर्मूला था क्रिटिकल एंगल के लिए वो लगा लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल है ही वो। तो आ जाओ जरा बताना, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग बताना जरा। साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू आएगा, भाई यहाँ पर भी एयर मीडियम एयर है,
और टेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है, तो साइन थीटा से इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू। और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए कैपिटल एच लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एच से ऑलरेडी उसका डेप्थ दिया हुआ है। समझ में आया? तो मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रिलेटिव वैल्यू आ गया है, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। परपेंडिकुलर एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं है, हाइपोटेनस के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 है, ठीक है। जो हाइपोटेनस है अगर उसका वैल्यू म्यू रहता है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 1 होगा, ये इसका मतलब हुआ। समझ में आया? तो क्यों ना मेरे पास अगर इन दोनों का एक रिलेटिव वैल्यू है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, तो हम बेस का भी वैल्यू निकाल ले आए रिलेटिवली, ठीक है। आ जाओ, बेस इज इक्वल्स टू, क्या तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वही चीज किया है, ठीक है। चलो बताओ जरा, तो बेस का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब म्यू स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। बेस की वैल्यू आ गई। तो यहां से अगर tan थीटा सी का वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का रिलेटेड वैल्यू कितना था, 1 था, और बेस का इन दोनों से रिलेटिवली वैल्यू कितना, ये इसके बराबर नहीं है। बेस एग्जैक्टली रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 के बराबर नहीं है। अगर परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस म्यू रहा तो बेस का वैल्यू ये आएगा। समझ में आया? रिलेटेड वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हो जाएगा रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, जो कि tan थीटा सी का वैल्यू है। अब उठा के इस वैल्यू को यहां पुट कर ले, तो r इक्वल टू एच अपॉन में रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 आपका यहाँ पर वैल्यू आ चुका है, दिख रहा है क्या? और ये आपका आंसर भी हो गया। क्यों? क्योंकि जो आंसर है वो ध्यान से देख लो, वो h और म्यू के टर्म्स में है, और यही टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन भी था। समझ में आया? तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी रहेंगी वो पुट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? चलो, एक इसी तरह का सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन मैं तुमको देती हूँ, लेकिन मैं सोल्यूशन नहीं करूंगी, तुम करोगे उसका सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काम यही है। समझना, एक लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है, इसको तुम कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं नहीं करूंगी इसको। एक लिक्विड है ऐसे, ठीक है, और इस लिक्विड के कॉर्नर पे देखना, ये लिक्विड एक कंटेनर के अंदर मान लो बंद है अगर, तो इसके कॉर्नर पे यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉइन रखा है, ठीक है, और इस कॉइन से ये लाइट निकल रहा है, और ये लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट कर रहा है कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ से निकलने वाली जो रेज हैं वो इस तरह से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बनाते हुए ग्रेजिंग इमर्जेंस शो कर रही हैं और बाहर निकल जा रही हैं, ठीक है। ये जो लिक्विड है, समझ में आ रहा है, ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर म्यू गिवन है। कितना है? म्यू है, ठीक है, मतलब गिवन नहीं है, कुछ नहीं दिया है, ऐसे मान के चलो, गिवन नहीं है, नहीं दिया है, लिक्विड है ये, ठीक है, पता नहीं है कौन सा लिक्विड है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं मालूम है हमको। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में बताना है कि जो लाइट है इसका स्पीड इस मीडियम के अंदर, जो ये लिक्विड है इसके अंदर कितना होगा। समझ में आया? कैसे निकालोगे तुम बताओ। तुम्हारे पास ये 3 सेंटीमीटर मतलब ये वाला वैल्यू आर का वैल्यू है, और ये 4 सेंटीमीटर मतलब एच का वैल्यू है। तो जरा बताना, इस वाले में तुम म्यू का वैल्यू यहां से इस लिक्विड के म्यू का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं? कर सकते हो पता? म्यू का वैल्यू निकाल लो, और जब म्यू का वैल्यू पता कर लोगे तो म्यू और स्पीड के बीच में रिलेशन पढ़ रखा है तुमने, लगा देना, ठीक है, और स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। समझ गए बात को? तो इस तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है, ट्राई करके देख लेना, ठीक है। इस स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इस आंसर आएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या? ये कुछ यहाँ पर आंसर बनेगा। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। और इस पे कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, एक सेशन अलग से लगाऊंगी क्वेश्चन का, जिसमें मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लूंगी क्रिटिकल एंगल के भी, और कुछ और टॉपिक के भी क्वेश्चन वहां पे ले लूंगी। लेकिन यहाँ तक के सारे टॉपिक को कवर कर लेना, ठीक है, और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख लेना अपने हाथ से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू।